नमस्कार दोस्तों आज फिर एक भारतीय जेम्स बॉन्ड पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने का प्रसंग ये है कि अभी हाल ही में, सप्ताह नहीं बीता, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पूर्व विश्व के 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई हमारी राजधानी में, केंद्रीय राजधानी में, नई दिल्ली में। और इसमें जैसे कि नियम होते हैं कि जहाँ जो मेज़बान देश है वही उसी का जो राष्ट्रीय सलाहकार जो है वो ऐसी बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करता है। और इसी की अध्यक्षता जो है इस बार फिर डोभाल का दायित्व था, तो उन्होंने मेज़बानी भी की और अध्यक्षता भी की। और मूल विषय अफ़गानिस्तान का था। और उसमें क्या हुआ इसका कोई भी प्रामाणिक विवरण देने का सवाल ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑफ द रिकॉर्ड तय किया जाता है और ऑन द रिकॉर्ड एक औपचारिक बयान, औपचारिक वक्तव्य जारी कर दिया जाता है। डोभाल का वैसे भी जो कार्यशैली डोभाल की है वो बिल्कुल विचित्र रही है, चर्चा में हमेशा बनी रही है। इसी कार्यशैली के नाते उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और मुझे एक दिलचस्प किस्सा याद आता है, उसकी बात मैं करूंगा सबसे पहले कि ये 7 वर्ष तक पाकिस्तान में रहे श्रीमान जी। आपको पहले भी एक प्रसारण में मैंने ये शायद इसका जिक्र किया था, चर्चा की थी। ये 7 वर्ष तक पाकिस्तान में भारत के हितों के लिए जासूसी करते रहे। और उस जासूसी के मध्य इन्होंने क्या क्या रूप धरे, क्या क्या वेश धरे। एक पाकिस्तानी चरमकार, जूतियां गांठने वाले की भूमिका भी निभाई। और उसके लिए बाद में इन्होंने स्वीकार भी किया एक अपने संस्मरणात्मक लेख में कि मुझे इसके लिए भी प्रशिक्षण लेना पड़ा, विशेष रूप से जूतियां गांठने का भी, क्योंकि ये हमारे ना तो पाठ्यक्रम में है, ना मेरे संस्कार में, ना मेरी जाति में, ना मेरे कर्म में ये चीज़ें शामिल थी। लेकिन मुझे इसलिए कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो मुझे ऐसे सारी चीज़ों का प्रशिक्षण होना चाहिए जिनकी प्रदेश में जाके ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, एक बार क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक बार ये पकड़े गए और पकड़ने वाला अधिकारी वो भी जासूस था और उसने इनकी बाजू पकड़ के इनको एक कोने में ले गया कि तुम तो हिंदू हो। अब ये भौंचक्के, लेकिन उस बंदे के तेवर देखकर ये घबराए नहीं। उन्होंने कहा तुमने किस तरह पहचाना मैं हिंदू हूँ? तो तुम्हारे कान में छेद है। छेद तो कहते हैं बहुत सारे जो हैं वो नाथपंथी या गोरी, पता नहीं कौन कौन लोग, उन्होंने पाकिस्तान के भी कुछ एक संप्रदायों के नाम लिए कि वो भी छिदवा लेते हैं। कहते ना, जिस जगह पे इसका छिद्र हुआ है वो केवल हिंदू ही करवाते हैं। और संभवतः तुम उत्तराखंड से संबंध रखते हो, क्योंकि ये उसी क्षेत्र में ऐसे कान छेदन की प्रवृत्ति जो है, विशेष स्थल पर कान को छेदा जाता है। और जब डोभाल ने कहा तुम क्या चाहते हो, तेवर इनका भी बदल गया कि ये अगर पकड़ा गया हूँ तो अब मुझे कमज़ोरी तो नहीं दिखानी, तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो करो। फिर उसने अपना तेवर नरम किया पकड़ने वाले ने। उसने कहा बात यह है कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी भारत का जासूस हूँ, इसलिए तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ कि जैसे मैंने पहचाना है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हो, ना ही ये बात अपेक्षित होती है कि वो हमारे बारे में कोई ऐसी बात की जाए। इसलिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें तुम एक कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लो, प्लास्टिक सर्जरी करवाओ और इस छिद्र को बंद करवाओ, वरना आज तो संयोगवश मैंने पकड़ा है और मैं स्वयं उसी देश का प्रतिनिधि हूँ जासूसी के क्षेत्र में जिस देश के तुम प्रतिनिधि हो। लेकिन भाई कभी पकड़े गए तो कोई यहाँ छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हें राय देता हूँ और तुम अब जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इसको जल्दी से जल्दी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो इसकी। तो ये एक विचित्र प्रकरण होते हैं जो जासूसी की दुनिया में, जब भी आप अपने देश के लिए अपने शत्रु देश में जाकर जासूसी का काम करते हो और 7 बरस तक एक जगह रहते हो और 7 बरस तक आपको वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति में पूरा रच बस जाना पड़ता है। और कुछ दिन तो ये भी आए कि जब ये एक रिक्शा चालक की भूमिका में भी वहाँ
काम करते रहे, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं हुआ और अपने बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करके ये वापस लौटे। और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ अमृतसर में, तो वहाँ भी स्थिति ये थी कि इन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया और स्वर्ण मंदिर में इन्होंने अपने आप को एक पाक जासूस के रूप में प्लांट किया, एक रिक्शा पुलर के रूप में अपने आप को रखा और आतंकवादी संगठनों से ये कहकर जान पहचान बढ़ाई कि मैं पाकिस्तान की जासूसी में अधिकारी हूँ और यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ। और उनसे सारी सूचनाएं जो हैं वो ली और उन सूचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पूरे के पूरे ऑपरेशन में। उसके बाद उड़ी का ऑपरेशन हुआ हमारा, जहां हमने स्ट्राइक की। तो वो जो एक स्ट्राइक थी उड़ी के क्षेत्र में या उड़ी के नाम से जो स्ट्राइक जानी जाती है, उसमें भी कुल सारी की सारी सूचनाएं एक सामान्य जासूस के रूप में डोभाल ने एकत्र की। मित्रों, ज़्यादा लंबा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जाते जाते कि 1968 बैच के आईपीएस रहे हैं और इनको बाद में शायद 1972 के आसपास या उसके आसपास किसी वर्ष में आईबी का निदेशक भी नियुक्त किया गया। और आईबी एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन था जिसके ज़िम्मे ये बात दायित्व होता था कि वो विदेशों से भी सूचनाएं एकत्र करे और ऐसे जासूसों को किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संस्थान का सदस्य बनने से रोका जाता है। मसलन हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रा, तो रा में इनकी भूमिका नहीं रही और इवन रा के एजेंट जो विदेशों में तैनात थे वो भी डोभाल को पहचान नहीं पाए और डोभाल पूरी तरह से इस देश की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त और प्रामाणिक माने जाते हैं, विश्वसनीय माने जाते हैं। और लगता है कि उनकी जो भूमिका, जो पद उनके पास है, वो अगर पद जब तक भी बना रहेगा उनके पास, जब तक वो उस पद पर रहेंगे, हमारे देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो खतरे में नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।